अभी तक आपने सुना, मैं नहीं आऊँगी, कभी नहीं। वसुंधरा ने पीछे मुड़ के देख के उसे बोला। ऋषि रुका और मुस्कुरा के बोला, आप आएंगी, वादा है। 14 दिन, ठीक 14 दिन बाद आप वापस से वहाँ होंगी जहाँ आपको होना चाहिए। ऋषि ये बोल के चला गया। वसुंधरा वहीं खड़ी रही। अब आ गए। ऋषि जा चुका था पर छोड़ गया था वसुंधरा को सोचने के लिए। वसुंधरा नीचे आई और आके ईशान के पास लेट गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब सोचते हुए वसुंधरा की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। नेहा की शादी हो गई थी। वसुंधरा जल्दी से उठ के आई तो वीर और नेहा साथ में बैठे थे। उसे देखकर मुग्धा ने पूछा, अरे बसु, कहाँ थी तुम? वसुंधरा ने उसे देखते हुए जवाब दिया, वो हमारी आंख लग गई थी थकान की वजह से। अच्छा आओ नेहा से मिल लो, वो जाने वाली है। ये कहते हुए मुग्धा वसुंधरा को नेहा के पास ले आई। वसुंधरा नेहा के पास आई। नेहा ने उसे देखा तो गले लग के रो पड़ी। वसुंधरा ने उसे शांत कराया और एक बॉक्स निकाल के उसे दिया। ये तेरे और वीर के लिए, बुआ जी और फूफा जी की तरफ से, मना मत करना आप। वसुंधरा के कहने पर नेहा ने नम आंखों से थाम लिया। नेहा की विदाई बहुत अच्छे से हो चुकी थी। नेहा की माँ थकी सी चेयर पर बैठी थी। सुशांत उनकी बगल में बैठा था। आंटी चलिए कुछ खा लीजिए। ये कहते हुए वसुंधरा एक प्लेट में नाश्ता ले आई थी। सुमन जी ने शादी की भाग दौड़ में कुछ नहीं खाया था ठीक से। वसुंधरा ने बहुत जिद करके खिला दिया था उन्हें सबसे एक बार मिलकर, और सुमन जी को अपना ख्याल रखने का बोल के वो वापस देहरादून के लिए निकल गई दोपहर तक। ईशान ने बहुत मुश्किल से वसुंधरा को छोड़ा था। उसके रोने को देखकर वसुंधरा ने उसे बहुत मुश्किल से शांत कराया था और जल्दी आने का बोल के चली गई थी। रात का वक्त, देहरादून। रात में वसुंधरा अपने क्वार्टर में पहुंची। थकान थी तो लेट गई वैसे ही, और आंखें बंद की तो उसे ऋषि के आगोश का एहसास हो गया। अचानक से उसने जल्दी से आंखें खोल दिया। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर वापस, कभी नहीं। वसुंधरा ने ये बोला और आंखों को एक बार फिर बंद कर लिया। पर उसे ये नहीं पता था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। सुबह वसुंधरा उठी और रेडी हो रही थी कि तभी उसके फ़ोन में एक बीप बजी। उसने फ़ोन उठा के देखा तो अर्जेंट मीटिंग का मैसेज था। उसने नाश्ता भी नहीं किया और उसने बस बालों को समेट के जूड़ा बना लिया और कानों में छोटे छोटे मोती की बूंदें पहन लिया और साड़ी के पल्लू को पिन अप कर वो बैग लेके बाहर आ गई। क्वार्टर को लॉक कर वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आई। उसे देखकर वरुण ने अपना डॉक्टर वाला कोट पहनते हुए कहा, हेलो बसु, आ गई तुम? चलो मीटिंग हॉल में सबको बुलाया गया है। उसका कॉलर ख़राब था तो बसु ने आगे बढ़ के ठीक कर दिया। थैंक यू बसु, चलो अब जल्दी, वरुण ने बोला और दोनों साथ में मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गए। वरुण ने दरवाज़ा खोला तो बसु को पहले अंदर जाने दिया और बाद में खुद अंदर आ गया। बाकी सब वहीं थे। गुड मॉर्निंग बसु, ये कहते हुए संगीता ने उसे सेकेंड रो में आने का इशारा किया। वरुण और वो दोनों ही जाके वहाँ संगीता के पास बैठ गए। तभी अफसाना भी भागती हुई अंदर आई। मैं लेट तो नहीं हुई ना? ये कहते हुए अफसाना आकर वरुण के पास बैठ गई। नहीं अफसाना जी, अभी तो कोई नहीं आया है। वैसे मैं तो नाश्ता भी नहीं कर के आया, सिमरन ने कचौरी बनाई थी। ये कहते हुए वरुण थोड़ा उदास हो गया। तभी वसुंधरा ने पूछा, पर यह मीटिंग क्यों है, वो भी इतनी अर्जेंट में? इस पर रुचि ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता, आज चेयरमैन साहब आ रहे हैं इस हॉस्पिटल के। वो जब भी आते हैं ऐसी ही मीटिंग होती है अर्जेंट में। वसुंधरा ने फिर से उससे पूछा, कौन है वो? अरे कौन नहीं, ये पूछो कैसा है वो। हाय, उसे देख ऐसा लगता है बड़े फुर्सत से बनाया है भगवान ने। अरे जब बोलता है तो कोई भी अपना दिल थाम ले। ये कहते हुए रुचि जैसे खो गई थी। तभी पीयून ने अंदर आके बोला, सर आ रहे हैं, शांत हो जाए आप सब लोग। और ये कहते ही कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पहले डॉक्टर त्यागी अंदर आए और उनके पीछे नेवी ब्लू सूट में ब्लैक चश्मा लगाए, एक हाथ पॉकेट में डाले ऋषि अपने गार्ड्स और अमन के साथ अंदर आया। वसुंधरा ने जैसे उसे देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ऋषि बिना वसुंधरा की तरफ देखे अंदर आया। त्यागी साहब के अंदर आते ही सब खड़े हो गए थे। बैठ जाइए आप सब। उनके कहने पर सब बैठ गए। ऋषि ने सबकी तरफ देखकर कहना शुरू किया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जहाँ तक मुझे याद है मैं यहाँ 1 साल बाद आ रहा हूँ और मुझे हॉस्पिटल पहले से ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो आके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। मैं 14 दिन तक यहीं रहूँगा।
बाकी आप सब पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो आप खुद अपने साथ बेईमानी करेंगे और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। बाकी आप सबको इतनी जल्दी सुबह सुबह बुलाने के लिए माफ़ी। ये बोल ऋषि वहाँ से बाहर चला गया। वसुंधरा बस सोची जा रही थी। रुचि ने आहें भरते हुए कहा, हाय क्या बोलता है यार ये, चलो चले काम पर वापस। अफसाना के कहने पर सब बाहर आ गए। वसुंधरा भी बाहर आ गई। आप सब चले, हम आते हैं अभी। वसुंधरा के कहने पर सब आगे चले गए। उनके जाने के बाद वसुंधरा ने एक पेपर निकाला और कुछ लिखा और सीधे ऋषि के केबिन में गई। ऋषि आराम से बैठा सुहानी को कुछ बता रहा था। वसुंधरा को देख के सबको हाथों से इशारा किया। सब बाहर चले गए। आइए वसु, ऋषि ने मुस्कुरा के कहा, जैसे उसे पता था कि वसुंधरा आएगी। उसकी बात सुन वसुंधरा ने गुस्से में कहा, मिस कश्यप, मिस वसुंधरा कश्यप है मेरा नाम। मैं बस उनके लिए वसु हूँ जो मुझे प्यार करते हैं और मेरे करीब हैं, और मैं ये जॉब छोड़कर जा रही हूँ अभी इसी वक्त। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। ये बोल वसुंधरा टेबल पर अपने साथ लाया पेपर वहाँ रख के जाने लगी। ऋषि ने उसकी तरफ देख के कहा, वसु, आई मीन मिस कश्यप, आपने जब ज्वाइनिंग पेपर पर साइन किया था तो देखा था, उसे पढ़ा था? वसुंधरा ने पीछे मुड़ के उसकी तरफ देख के कहा, जी नहीं। कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या लिखा था। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा था कि आपका हमारे हॉस्पिटल के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आप इसे बीच में छोड़ के जाती हैं तो आपको पूरे 30 लाख रुपए देने होंगे। इसलिए इंसान को हमेशा सोच समझ के काम करना चाहिए। ये कहते हुए ऋषि खड़ा हो गया था। वसुंधरा ने ये सब सुना तो उसे खुद पे आज इतना गुस्सा आ रहा था जितना ऋषि के बोलने पर नहीं आई थी। वसुंधरा वापस जाने लगी तो ऋषि ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़िए मुझे। वसुंधरा ने उसे धक्का देते हुए कहा, पर ऋषि की मजबूत बाहों से वो खुद को दूर नहीं कर पाई। ऋषि ने उसके चेहरे को अपने एक हाथ में ले कहा, शांत, कितना गुस्सा करोगी आप वसु? और मैंने कहा था ना कि 14 दिन। मैं इसलिए आया हूँ इस बार यहाँ, और आते वक्त वादा किया था ईशान से कि उसकी सिंड्रेला को साथ लेकर आऊँगा। उससे किया कोई भी वादा मैं आज तक नहीं तोड़ा हूँ वसु। आप हमारे साथ वापस हरिद्वार चलेंगी, वादा है आपसे मेरा। वसुंधरा ने गुस्से भरी नज़र से उसे देखा तो ऋषि ने उससे कहा, आपकी इन नज़रों की आदत नहीं है। मुझे ये नफ़रत आपकी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए जल्दी से नज़रों में वही प्यार वाला शरारत और मुस्कान चाहिए जो हमें पसंद है। अब जाएं, काम करें। ये बोल ऋषि ने उसे छोड़ दिया। वसुंधरा गुस्से से चली गई। उसके जाते ही सुहानी और अमन वापस अंदर आ गए। वसुंधरा अपने काम में लग गई। दोपहर तक वो काम करती रही। उसने गुस्से में तब तक कुछ नहीं खाया था। वो कल से ही बिना खाए थी और गुस्सा इतना कि बस कुछ सोचने नहीं दे रहा था। उसे रह रह के चक्कर भी आ रहा था। संगीता ने ग्लव्स उतारते हुए उससे कहा, चल वसु, लंच करने। आप सब खा लो, मुझे भूख नहीं है। वसुंधरा ने जैसे ये कहा उसे चक्कर आने लगा। वो गिरने लगी पर वरुण ने उसे पकड़ लिया। अरे आराम से, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? ये कहते हुए वरुण ने उसे बॉस की बेंच पर बैठाया। सामने से आ रही कश्यप जी ने कहा, कैसे ठीक होंगी ये, कल से कुछ खाया ही नहीं है इस लड़की ने। तभी अफसाना और रुचि भी आ गई। अफसाना ने ये सुनकर कहा, ये तो गलत बात है वसु यार, चलो खाना खाओ पहले। वसुंधरा ने कहा, हम ठीक हैं, आप सब जाएं खा लें, हमारा मन नहीं है अभी। ये ऐसे नहीं मानेगी अफसाना, रुको अभी बताता हूँ। ये कहते हुए वरुण ने वसुंधरा को गोद में उठा लिया। अब हंस दिए और कश्यप जी ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा वरुण बेटा, ऐसे ही मानेगी ये। वसुंधरा ने झिझकते हुए कहा, हमें नीचे उतारे डॉक्टर वरुण, सब हंस रहे हैं। चुप रहो और अब चलो। ये बोल वरुण उसे लेके बाहर कैंटीन में चला गया। पर कोई और भी था जो ये सब देख के बहुत गुस्से में था, जिसकी आंखों में चिंगारी उतर आई थी, और वो था ऋषि, जो एक पिलर के पीछे से देख रहा था खड़े होके। वसुंधरा ने खाना खाया तो एक प्यून ने आके उसे बोला कि ऋषि सर उसे बुला रहे हैं। उसने मन में सोचा कि अब क्या चाहिए इस आदमी को, आप चलें, हम आ रहे हैं। वसुंधरा के कहने पर वो चला गया। सबके साथ बात करते उसके दिमाग में से ये बात स्लिप हो गई और वो जाके अपने काम में लग गई। रात तक वो काम करती रही और शिफ्ट ख़त्म होते ही सब चले गए और नाइट शिफ्ट आ गई। उन्हें सब समझा के वसुंधरा भी जाने के लिए बैग उठा के हॉस्पिटल के क्वार्टर की तरफ आ गई।
क्वार्टर के पास पहुंचकर उसने देखा कसब जी और त्यागी जी खाना खा के साथ में टहल रहे थे। वसुंधरा उन दोनों को देख के मुस्कुरा दी और अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गई। वो अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया और जैसे हाथ बढ़ाया लाइट के स्विच पर, तभी उसके हाथ को पकड़ के किसी ने खींच लिया। इधर कसब जी को याद आया कि उन्होंने वसुंधरा के लिए खीर बनाया था और वो देना भूल गई। वो जल्दी से अंदर गई लेने। दूसरी तरफ वसुंधरा ने बाहर से आते चांद की रोशनी में ऋषि के चेहरे को देख के बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऋषि ने उसको पकड़ के कहा, मैंने बुलाया था आपको, आप आई नहीं। वसुंधरा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं भूल गई थी। ऋषि ने उसे और पास लाते हुए कहा, इसलिए याद दिलाने आया हूँ कि अगली बार ये ना हो। मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि कोई मेरी बात ना माने। वसुंधरा ने उसकी बाहों में इस बार शांत खड़े हुए पूछा, क्यों आए हैं आप यहाँ? ऋषि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बताया तो है आपको, मैं आपको ले जाने आया हूँ। वसुंधरा ने उसकी आंखों में देख के फिर सवाल किया, कितनी लड़कियों को ऐसे लेने आए हैं आप, आज तक जो आपके यहाँ काम करती थी? इस बार ऋषि खामोश था। उसे शांत देख वसुंधरा ने वापस कहा, बोलिए, मुझसे पहले कितनी लड़कियों को आप लेने आए हैं? लड़कियों को छोड़ो, कितने लोगों को लेने आए हैं ऐसे, यही बता दें आप। जहाँ तक मैंने आपके बारे में जाना है, आप तो एक पत्थर दिल सख्त इंसान हैं, जिस पर किसी के होने या ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज मेरे चले आने से क्यों फ़र्क पड़ रहा है, बोलिए सर। उसके इन सवालों पर ऋषि उसे गुस्से में छोड़ के चला गया। वसुंधरा ने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर कमरे में आ गई और लेट गई। इधर जब ऋषि बाहर आया और जाने लगा तो कसब जी ने उसे आवाज़ दी, ऋषि बेटा। उनकी आवाज़ सुन ऋषि रुक गया। ऋषि ने उनके पास आते हुए कहा, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। इस बार हमसे मिलने नहीं आए तुम, क्यों? कसब जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, माफ़ कर दीजिए, हम थोड़ा व्यस्त थे। ऋषि ने कहा, आओ इधर बैठो। कसब जी ने क्वार्टर की सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा, अभी मुझे कुछ काम है, मैं कल मिलता हूँ आपसे। ये बोल के ऋषि जाने लगा तो पीछे से कसब जी ने बोला, सवाल के जवाब खोजने जा रहे हो जो बसु ने किए? शायद मैं जवाब दे सकती हूँ उनके। कसब जी ने मुस्कुरा के कहा। ऋषि उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहा था, जैसे पूछना चाहता है कि उन्हें कैसे पता है इस बारे में। माफ़ करना ऋषि, मैं बसु को खीर देने गई थी, तब वो बोल रही थी और मैंने सुन लिया। जानती हूँ किसी की बातें नहीं सुनना चाहिए, इट्स बैड हैबिट, पर गलती से सुन लिया। इधर आओ बैठो, कसब जी ने कहा तो ऋषि उनके पास आया और बैठ गया कुछ दूर में। पसंद करने लगा तुम्हारा दिल उसे ऋषि? कसब जी के ये कहने से ऋषि परेशान हो गया। प्यार हो गया है उससे तुम्हें ऋषि? कसब जी ने जब ये बोला तो ऋषि हंसने लगा। आप क्या मजाक कर रही हैं मिस त्यागी? मैं ऋषि मल्होत्रा हूँ और मैं कभी प्यार नहीं कर सकता। ऋषि ने जब ये बोला तो कसब जी ने कहा, आंखों को बंद करो अपने। ऋषि ने कहा, क्यों? तो कसब जी बोली, करो तो बेटा। उनके कहने पर जब ऋषि ने आंखों को बंद किया तो उसकी बंद आंखों में बस वसुंधरा का चेहरा था। उसने जल्दी से आंखें खोल दी। क्या हुआ, बसु का चेहरा नजर आया ना? कसब जी की तरफ ऋषि हैरानी से देख रहा था। जब हमारे दिल में कोई बसता है, जब हम उसे चाहते हैं, तो आंखों के बंद होने पर बस उसका ही चेहरा दिखता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। जब वरुण ने उसे बाहों में उठा लिया था तो देखा था मैंने तुम्हारी आंखों में गुस्सा और जलन को, जो अक्सर तब आती है ऋषि बेटा जब ये दिल किसी को अपना मान बैठता है। आपको नहीं पता चला कि कब सख्त दिल में एक कोमल से दिल की लड़की घर कर गई है। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम उसके बिना अब नहीं रह पा रहे थे। कसब जी की बातों से ऋषि को घबराहट होने लगी थी। वो उठ गया। मैं चलता हूँ मिस त्यागी, रात बहुत हो गई है, ठंड भी बढ़ गई है, आपको सो जाना चाहिए। ऋषि ने बोलकर लंबे लंबे कदमों के साथ वहाँ से चला गया। मानोगे तुम भी इस बात को, बहुत जल्दी ऋषि। कसब जी भी ये बोल के अंदर चली गई। ऋषि आया और गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी खुद लेके चला गया। उसके दिमाग में कसब जी की बातें चल रही थी। वो देहरादून की घुमावदार सड़कों पर जितनी तेज़ गाड़ी चला सकता था चला रहा था कि तभी सामने से आता ट्रक जो उसके सामने आ गया। ऋषि ने देखा तो वो शॉक्ड हो गया और एक जोर की आवाज़ टकराने की। ऋषि की गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा गई। उसके सर पर चोट आई थी जिससे वो बेहोश हो गया था। उसकी गाड़ी का हॉर्न बज रहा था जिससे कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। हटिए सब। अमन गार्ड्स के साथ सारी भीड़ को हटा के ऋषि की गाड़ी के पास आया। उसने देखा तो परेशान हो गया। जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर निकाला। वो गाड़ी तक ले गया। जल्दी गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो और वहाँ डॉक्टर को फ़ोन करो कि वो रेडी रहें, हम आ रहे हैं।
अमन ने ऋषि को गाड़ी में लेटाते हुए कहा। ड्राइवर के पास आके अमन बैठ गया। दूसरी तरफ वसुंधरा बहुत बेचैन सी लॉन में घूम रही थी। तभी कसब जी आई घबराते हुए। बसु, उनकी तबीयत खराब हो गई है, प्लीज़ तुम जल्दी चलो। वो इतना बोलते हुए रो दी थी। क्या हुआ मिस त्यागी? वसुंधरा ने उनके हाथों को पकड़ के बोला। तुम चलो बस। कसब जी ने बोला तो वसुंधरा उनके साथ गई। वहाँ जाके देखा तो त्यागी जी को अस्थमा अटैक आया था। ओ गॉड, इन्हें तो आप घबराएं मत। वसुंधरा ने यह कह के हॉस्पिटल में फ़ोन किया और सारा सामान मंगा लिया। यही क्वार्टर में वसुंधरा ने उन्हें नेबुलाइजेशन थेरेपी दी। इस थेरेपी में तत्काल मरीज के फेफड़े तक दवा पहुंचकर श्वास में घुल जाती है और आराम देती है, जिससे कुछ देर में वो शांत हो गए। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक किया। कसब और एक जूनियर नर्स को उनके पास छोड़ के वो बाहर गई देखने। मैम, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? एक केस आया है, उन्हें अर्जेंट आना होगा, एक वार्ड बॉय ने कहा। उनकी तबीयत ठीक नहीं? मैं चलती हूँ आपके साथ, रुकिए आप। वसुंधरा ये बोल के अंदर गई। मैम, मैं अभी आती हूँ, एक केस आ गई है, सर को बुलाया था पर इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जा रही हूँ। अब ये ठीक है, आप परेशान मत होना। कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत बुला लेना, मैं यहीं हूँ। वसुंधरा ने उनका हाथ पकड़ के बोला। कसब जी ने नम आंखों से मुस्कुरा दिया। वसुंधरा अपने क्वार्टर में गई और अपनी शॉल लेकर बाहर आई और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ, किसका केस है? वसुंधरा ने अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कहा। जी, ऋषि सर का एक्सीडेंट हो गया। वार्ड बॉय के मुंह से ये सुनते ही वसुंधरा का हाथ जो बालों को मोड़ के जूड़ा बना रहा था वो रुक गया। क्या बोला आपने? वसुंधरा ने हैरानी से पूछा। वो इतना कहकर जल्दी से भाग के इमरजेंसी रूम में पहुंची। वहां ऋषि को देख के उसका दिल धक्क से रह गया। वो धीरे कदमों से उसके पास आई। डॉक्टर सिद्धार्थ वहाँ थे। उन्होंने जब वसुंधरा को देखा तो बोले, मिस कश्यप सर नहीं आए? उनके पूछने पर वसुंधरा ने कोई जवाब नहीं दिया। मिस कश्यप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने थोड़ा ज़ोर से बोला तो वो चौंक के बोली। जी सर, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्थमा का अटैक आया था अभी, इसीलिए मुझे आना पड़ा, उसने बोला और ऋषि को देखने लगी जिसके सर पर चोट आई थी और खून बह रहा था। डॉक्टर उस खून को साफ कर रहे थे। उसने खुद को संभाल के अपना काम करना शुरू किया। कुछ देर में ऋषि की चोट पर पट्टी कर उसे रूम में शिफ्ट कर दिया। वसुंधरा, आप रुक जाएंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि सारे नर्स और वार्ड बॉय भी काम में लगे हैं। आज वैसे भी नाइट में स्टाफ कम ही आया है और देखना शायद इन्हें बुखार हो आए रात में तो इंजेक्शन दे देना, डॉक्टर साहब ने बोला। जी सर, मैं यहीं हूँ, मैं सब देख लूँगी, वसुंधरा ने बोला तो डॉक्टर साहब चले गए। अमन अंदर आया उनके जाने के बाद दवाइयाँ लेकर। कैसे हैं सर? अमन ने जैसे कहा वसुंधरा गुस्से में बोलने लगी। कहाँ थे आप सब लोग? वैसे तो बहुत इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं आप सब लोग, कभी इन्हें अकेले नहीं छोड़ते हैं, तो आज कैसे छोड़ दिया आपने अकेले इन्हें? कैसे अकेले गाड़ी लेकर ये चले गए? कहाँ थे आप सब लोग? अगर आज कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? क्या कहते आप भाभी से, ईशान से कि क्या हुआ इन्हें? कहाँ से वापस लेकर देते इन्हें अगर कुछ हो गया होता तो? बोलिए। अमन उसे खड़ा हुए देख रहा था हैरानी से। वसुंधरा को गुस्सा करते अमन ने कभी नहीं देखा था, पर आज वो ऐसे उसे देख से हैरानी हो रही थी। वसुंधरा ने ऋषि के कंबल को ठीक करते हुए कहा, ठीक है, अब ये सुबह तक होश आ जाएगा, मैं हूँ इनके पास। अमन ने कुछ नहीं बोला। उसने दवाइयों का पैकेट वहीं पास में टेबल पर रख दिया और चला गया। वसुंधरा वहीं पास रखे काउच पर बैठ गई। ऋषि लेटा हुआ था। रात और गहरा रही थी और ठंड भी बढ़ गई थी। वसुंधरा ने उठ के ऋषि के माथे पर हाथ रख के देखा कि उसे बुखार तो नहीं हुआ। ऋषि को हल्का हल्का बुखार हो आया था। उसने इंजेक्शन लेकर जैसे हाथ बढ़ाया लगाने के लिए तो उसका हाथ कांप गया। उसके दर्द को महसूस करके जब वो नहीं लगा पाई उसे इंजेक्शन, तो उसने बाहर आवाज़ दी, एक नर्स को बुलाया और उसे इंजेक्शन लगाने को बोला। नर्स उसे हैरान होकर देखने लगी क्योंकि वसुंधरा एक अच्छी नर्स थी और बहुत आराम से बिना किसी पेन के इंजेक्शन लगा देती थी और हर बच्चा उससे बिना डरे इंजेक्शन लगवा लेता था, पर वो उससे बोल रही थी। खैर, उस नर्स ने इंजेक्शन लगाने के लिए कॉटन लिया और जैसे आगे बढ़ी तो वसुंधरा ने कहा, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। वसुंधरा ने ऐसे डरते हुए कहा जैसे उसे इंजेक्शन लगने वाला है। नर्स मुस्कुरा दी और इंजेक्शन लगा के मुस्कुराते हुए चली गई। वसुंधरा आई और वापस काउच पर बैठ गई। ना जाने उसे कब नींद आ गई यूं ही बैठे हुए। सुबह का वक्त, देहरादून। वसुंधरा काउच पर सो रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। ऋषि को होश आया तो उसने बगल में नज़रें घुमाई तो वसुंधरा सो रही थी।
उसे देखते हुए ऋषि ने मन में कहा, क्या इतनी भी खूबसूरत कभी कोई सुबह हो सकती है? वसुंधरा जब हिली तो ऋषि ने आंखों को फिर से बंद कर लिया। वसुंधरा की आंखें खुली तो देखा सुबह हो गई थी। वो काउच से उठी और बालों का जूड़ा कर लिया। ऋषि के पास आई तो देखा वो सो रहा था। उसने उसके माथे को छू के देखा और हाथ की नब्ज को भी चेक किया। ऋषि नॉर्मल था। उसने जाके रूम के पर्दे हटा दिए। तभी डॉक्टर साहब भी आ गए। ऋषि ने भी आंखों को खोल दिया था। डॉक्टर साहब ने अंदर आते हुए पूछा, गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा जी, कैसा फील कर रहे हैं आप अब? जी ठीक हूँ, शुक्रिया कल के लिए। ये कहते हुए ऋषि उठ के बैठ गया। वसुंधरा वहीं साइड में खड़ी थी। डॉक्टर ने ऋषि को चेक किया और उससे बोले, अब आप ठीक हैं, पर चोट अभी गहरी है तो ख्याल रखना होगा आपको। रोज़ ड्रेसिंग करानी होगी और दवा प्रॉपर तरीके से लेना होगा और कुछ दिन रेस्ट भी। डॉक्टर साहब ने वसुंधरा को देखते हुए कहा, मिस कश्यप, आप चाहें तो आज की छुट्टी कर सकती हैं। आपने पूरी रात यहाँ काम किया है। मुझे लगता है आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है। इस बात पर ऋषि वसुंधरा की तरफ देखने लगा। वसुंधरा ने उससे कहा, नहीं सर, मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर के लिए मुझे जाना है। मैं बस अभी आ जाऊँगी। जैसी आपकी मर्जी मिस कश्यप, आप जाएं। डॉक्टर साहब ने जैसे ही ये कहा, वसुंधरा बिना ऋषि की तरफ देखे वहाँ से चली गई। वसुंधरा बाहर आई तो अमन मिल गया। रात के बर्ताव के लिए वो शर्मिंदा थी। उसने अमन से सॉरी बोला। अमन ने मुस्कुरा के उसे कुछ याद नहीं है ये बोल के अंदर ऋषि के पास चला गया। वसुंधरा भी मुस्कुरा के क्वार्टर की तरफ बढ़ गई। वो पहले त्यागी जी के पास गई उनसे मिलने। अंदर आके देखा तो त्यागी जी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। वो अब ठीक थे। त्यागी जी ने उसे देखकर मुस्कुरा के कहा, गुड मॉर्निंग वसु, और कल के लिए शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? ये तो मेरा फ़र्ज़ था सर। वसुंधरा ने उनके पास आते हुए कहा। उसने उनका बीपी चेक किया, वो नॉर्मल था। हाँ सब ठीक है अब, और कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए अब, और आज रेस्ट करें, कल से आना आप हॉस्पिटल। वसुंधरा ने ऑर्डर देते हुए कहा। मैं तुम्हारा बास हूँ या तुम मेरी वसु? त्यागी जी ने बोला। फ़िलहाल तो आप हमारे पेशेंट हैं तो आपको मेरी बात माननी होगी। वसुंधरा ने मुस्कुरा के कहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने वसु, इनके साथ ऐसे ही रहना सख्त। कश्यप जी चाय ले आई थी सबके लिए। लो चाय पी लो, पूरी रात हॉस्पिटल में रहना पड़ा है आपको, आज थक गई होंगी। कश्यप जी ने चाय देते हुए कहा। क्या हुआ था वसु कल? डॉक्टर साहब ने पूछा चाय का कप लेते हुए। वसुंधरा ने उन्हें सब बताया और ये भी बताया कि मिस्टर ऋषि भी ठीक है। कश्यप जी बस वसुंधरा को देख रही थी, उसके चेहरे पर बताते हुए दर्द, घबराहट और ऋषि के ठीक होने की बात करते वक्त सुकून। चलो अच्छा है, सब ठीक है तो, त्यागी जी ने बोला। वसुंधरा चाय पी के चली गई। वसुंधरा अपने क्वार्टर आई और फ्रेश होकर रेडी होके वापस हॉस्पिटल आ गई। जब वो अंदर आई तो उसे सामने सब मिल गए। गुड मॉर्निंग वसु, कैसी हो? वरुण ने पूछा। ठीक हूँ, अभी आए आप सब लोग? वसुंधरा ने साइन करते हुए कहा रजिस्टर पर। हाँ यार, संगीता ने बोला। अफसाना ने पूछा, सुना कल मिस्टर मल्होत्रा का एक्सीडेंट हो गया था? वसुंधरा ने कहा, हाँ अब ठीक है वो, और कल त्यागी सर की भी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें अस्थमा का अटैक आया था, इसलिए आज वो हॉस्पिटल नहीं आएंगे। रुचि ने पूछा, अब कैसे हैं वो? इस पर संगीता ने हंसते हुए कहा, कौन रुचि जी, आपके ऋषि जी या डॉक्टर साहब? उनके बारे में मैं खुद पूछ लूँगी उनसे, रुचि ने कहा। ठीक है सर अब, वसुंधरा ने कहा। मिस कश्यप, ऋषि जी ना दवा खा रहे हैं ना नाश्ता कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ काम है। अगर सर को पता चला कि ऐसा हुआ है तो आप समझ रही हैं ना, प्लीज़ आप चलें, एक नर्स ने बोला। जी चलें, मैं आती हूँ। वसुंधरा ये बोल के चली गई। सब अपने अपने काम में लग गए। वसुंधरा रूम में आई तो सारी नर्स वहाँ खड़े थे डरे हुए, और ऋषि सुहानी और अमन के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था। वसुंधरा ने सारे नर्स को बाहर जाने का इशारा किया। इसी ने देखा वसुंधरा की तरफ। ये लीजिए नाश्ता। वसुंधरा ने प्लेट उसकी तरफ देते हुए कहा, आप देख रही हैं ना, मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। ऋषि ने ये बोला तो वसुंधरा ने कहा, आप सब बाहर जाएं। ऋषि ने बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये आपका ऑफिस नहीं है और मैं आपकी कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ। इस वक्त मैं एक हेड नर्स हूँ और आप मेरे पेशेंट हैं, तो चुप एकदम। आप सबने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वसुंधरा ने गुस्से में बोला तो दोनों बाहर चले गए। ऋषि उसे हैरानी से देख रहा था। ये लीजिए, वसुंधरा ने प्लेट देते हुए कहा तो इस बार ऋषि ने प्लेट ले लिया और खाने लगा। ऋषि ने नाश्ता किया तो वसुंधरा ने उसे दवा दी। वसुंधरा बाहर गई और वार्ड बॉय से रुचि को बुलाने को कहा। ऋषि ने उसे देखते हुए कहा, शुक्रिया, कल आपने मेरा ख्याल रखा इसलिए। वसुंधरा ने बिना किसी भाव से कहा, इट्स माय ड्यूटी सर।
डोंट्स थैंक, आराम करें आप। रुचि आई तो वसुंधरा ने उसे ऋषि के पास रुकने को बोला और खुद चली गई चिल्ड्रन वार्ड में। रुचि को तो जैसे बिना मांगे वो मिल गया था जो वो सिर्फ सोच रही थी। वो मुस्कुराते हुए वहाँ खड़ी रही। अब ऐसे दांत मत दिखाओ, जाके मेरी असिस्टेंट को बुलाओ, ऋषि ने गुस्से से बोला तो रुचि की हंसी गायब हो गई। रुचि गई और सुहानी को बुलाया जो बाहर ही थी। सुहानी अंदर आई। ऋषि उससे और अमन से फिर से डिस्कशन में लग गया। रुचि वहीं बैठी उसे घूर रही थी। दोपहर तक वसुंधरा काम करती रही। उसने हाथ में बंधी घड़ी देखी और नर्स को बोल के ऋषि के कमरे की तरफ बढ़ गई। रूम में आई तो देखा रुचि घूर के ऋषि को ही देख रही थी। उसके अंदर आने पर इस बार खुद सब उठ के चले गए। रुचि कैसे है ये अब? ये कहते हुए वसुंधरा अंदर आ गई। रुचि ने खोए हुए कहा, बहुत हैंडसम। रुचि जरा ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ, हकीकत की दुनिया में। ये कहते हुए वसुंधरा ने ऋषि की नब्ज चेक की। आप ठीक है, कल आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, पर रोज़ आके पट्टी करा लें। वसुंधरा ने ऋषि की तरफ बिना देखे कहा। वसुंधरा ने रुचि को देख के कहा, रुचि लंच करा दीजिए इन्हें और उसके बाद दवा भी दे देना। रुचि ने हाँ में सिर हिला दिया। अरे वसु और रुचि, लंच करने नहीं आ रहे हो आप सब? वरुण ने कहा गेट खोल के। वरुण को देख के ऋषि को बहुत गुस्सा आया। बस अभी आती हूँ, आप चलें, वसुंधरा ने कहा तो वरुण चला गया। रुचि इन्हें लंच करा के दवा दे के आ जाओ तुम भी। वसुंधरा ये बोल के जाने लगी तो ऋषि ने अपने सर पर हाथ रख के जोर से कहा, आह। ये सुनते ही वसुंधरा भाग के आई और उसे पकड़ के पूछा, क्या हुआ? ऋषि ने नाटक करते हुए कहा, सर में हल्का दर्द है। रुचि आप जाओ खा लो, हम इन्हें देख लेते हैं। वसुंधरा ने कहा तो रुचि मुस्कुरा के चली गई। नाटक बंद कीजिए सर, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? वसुंधरा ने गुस्से में बोला। ऋषि ने उसके हाथ को पकड़ के बिस्तर पर खींच लिया। वो ऋषि के सीने पर आकर गिर गई। वसुंधरा ने ऋषि का हाथ अपने कमर से हटाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। नहीं। ऋषि ने उसे कस के पकड़ते हुए कहा, सर कोई आ जाएगा, प्लीज़ मुझे छोड़िए। वसुंधरा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। ऋषि ने उसके चेहरे को पकड़ के कहा, आने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे फ़र्क पड़ता है, छोड़िए मुझे। वसुंधरा ने कहा। ये कहा ही था कि तभी अफसाना गेट खोल के अंदर आ गई। उसने जब वसुंधरा को ऐसे देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। जरा संभाल के मिस कश्यप, आप मुझे ठीक करने आई हैं या खुद गिर के टूटने? अगर ऐसी गिरती रही तो हॉस्पिटल आपको कोई छुट्टी नहीं देगा जो आप सोच रही हैं। जाइए, जाके अपना काम करें। ऋषि ने अफसाना को देख लिया था, इसलिए उसने बात पलट दी और उसकी बात सुनकर वसुंधरा नचले झुका के खड़ी हो गई। अफसाना ने वसुंधरा को देखकर पूछा, बसु तू ठीक तो है ना? हाँ, ये बोलकर वसुंधरा बाहर आ गई। अफसाना भी उसके साथ बाहर आ गई। ऋषि मुस्कुरा रहा था। रात तक वसुंधरा काम करती रही पर ऋषि के कमरे में नहीं गई। रात के शिफ्ट के डॉक्टर और नर्स आए तो डे शिफ्ट के सारे डॉक्टर नर्स चले गए। वसुंधरा भी जाने को हुई तो वार्ड बॉय ने कहा, मैम डॉक्टर साहब बुला रहे हैं आपको। वसुंधरा डॉक्टर सिद्धार्थ के केबिन में चली गई। सर आपने बुलाया? ये कहते हुए वसुंधरा अंदर आ गई। हाँ मिस कश्यप, सॉरी, माफ़ करना, पर आज भी आपको मिस्टर मल्होत्रा की देखभाल करनी होगी। मैंने उनसे बोला था कि तुम कल से काम कर रही हो, पर वो नहीं माने। सॉरी अगेन, पर आज भी आपको। डॉक्टर सिद्धार्थ बोलते बोलते रुक गए। कोई बात नहीं सर, आई अंडरस्टैंड। वसुंधरा ये बोल के चली गई। वो ऋषि के रूम में आई तो वो कुछ काम कर रहा था। वसुंधरा को देख के लगता था कि वो बहुत थकी हुई है। वसुंधरा आई और चुपचाप काउच पर बैठ गई। उसने अपने जुड़े बने बालों को हल्का सा ढीला कर दिया। सर भारी हो गया था उसका। ऋषि अपने काम में वैसे ही लगा था। तभी तेज हवा के कारण खिड़की खुल गई। शायद तूफान आया था। खिड़की के दरवाजे आवाज़ करने लगे। वसुंधरा ने उठ के खिड़की बंद करना चाहा, पर शायद तूफान ज़्यादा तेज़ था, इसलिए उसकी आंखों में धूल भरने लगा। तभी उसे अपने हाथ पर किसी और के हाथ का एहसास हुआ। उसने हल्के से आंखों को खोल के देखा तो ऋषि बहुत करीब खड़ा था उसके पास। ऋषि ने उसकी तरफ देखा तो उसके सारे बाल हवा से उड़ के उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे उसका चेहरा काफ़ी छुप जाता था, कभी दिखने लगता था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। तभी बिजली कड़कने की आवाज़ से दोनों का ध्यान टूटा। वसुंधरा दूर हट गई। ऋषि ने खिड़की बंद की। वसुंधरा ने अपने बालों को ठीक किया और वापस जूड़ा बनाने लगी। ऋषि ने उसके हाथ को पकड़ के करीब आके उसके कानों में कहा, अच्छे लगते हैं मुझे तुम्हारे खुले बाल। ऋषि के सांसों को वो अपने कानों पर और गर्दन पर महसूस कर रही थी। उसके दिल की धड़कन सामान से तेज थी। वसुंधरा दूर हटने लगी तो ऋषि ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वसुंधरा उसकी छुअन से जैसे बर्फ हो गई थी।
ऋषि ने उसे और करीब लाते हुए कहा, तुमने मुझसे कुछ सवाल किए थे कल, आज कुछ सवाल मैं भी करता हूँ तुमसे। वसुंधरा ने ऋषि के हाथ को हटाने की कोशिश करी, पर उसकी छुअन ने सारी हिम्मत जैसे छीन ली थी उससे। ऋषि ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, क्यों वसु, जब हम आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो आप खुद के कदमों को पीछे खींच लेती हैं। क्यों मेरे करीब आने से ये नज़र झुक जाती है? क्यों आपकी धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती हैं कि उसकी आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई देती है? क्यों मेरे छूने से काँप जाती हैं आप? क्यों आप कल डर गईं? क्यों मुझे कल आप इंजेक्शन नहीं लगा पाईं? क्यों मुझे दर्द में देख के आप दर्द में आ गईं? क्यों वसु, बोलो। वसुंधरा ने काँपते होठों से कहा, मुझे जाने दीजिए सर, जवाब नहीं है। हाँ बोलो। ये कहते हुए ऋषि उसके चेहरे को और पास ले आया था। वसुंधरा ऋषि के सवालों से परेशान खड़ी थी। ऋषि की नज़र उसके चेहरे पर थी। बोलो वसु, है कोई जवाब मेरे सवालों का? ऋषि ने उसे देख के बोला। दूर हटिए मुझसे सर, वसुंधरा ने कहा और बाहर चली आई कमरे से। वो भागती हुई अपने क्वार्टर में आ गई। ऋषि खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था, खिड़की से जो क्वार्टर की तरफ ही खुलता था। कहाँ तक भागोगी इन सवालों से वसु? ऋषि ने बोला। ऋषि आके लेट गया बिस्तर पर वापस से। वसुंधरा भाग के गई, अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। उसको अपने सांसों में आज ऋषि का एहसास हो रहा था। अपने कानों में ऋषि के किए सवाल सुनाई दे रहे थे। उसने अपने कानों पर अपने दोनों हाथ रख लिए और सिकुड़ गई खुद में। ऋषि भी आंखें बंद किए कसब जी की बातों को याद कर रहा था। न जाने कब तक ऐसे सोचते हुए दोनों ही नींद के आगोश में जा चुके थे। सुबह का वक्त हॉस्पिटल। ऋषि आज जल्दी उठ गया था। वो फ्रेश होकर रेडी हो रहा था। ब्लैक सूट पैंट और डार्क ब्लू शर्ट पहने हुए रेडी हुआ और बाहर आ गया रूम से। जब सारे फीमेल नर्स और डॉक्टर ने उसे देखा तो आंखें फाड़े उसे देखे जा रहे थे। ऋषि अपने केबिन में आया, अमन को कॉल किया और 5 मिनट में आने को बोल के काम में लग गया। काफ़ी दिनों से उसके सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे। कुछ देर में सुहानी भी आ गई। दूसरी तरफ वसुंधरा ने खुद को ये समझा लिया कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऋषि के रहने या ना रहने से। वो भी रेडी हुई, पीली सी सिंपल सी साड़ी, उस पर रेड कलर की छोटी सी बिंदी भी, भीगे गीले बाल जिसे साइड से पिन लगा रखा था उसने। वो रेडी होकर मुस्कुरा के निकली तो बाहर आते ही उसे डॉक्टर त्यागी मिल गए जो हॉस्पिटल ही जा रहे थे। वसुंधरा भी उनके साथ आ गई। वो आई और सबको गुड मॉर्निंग विश कर अपने काम में लग गई। उसके चेहरे पर खुशी थी। वो चिल्ड्रन वार्ड में चली आई जहां वरुण सभी बच्चों को चेक कर रहा था। पहले से ही वसुंधरा को देख उसकी आंखें फैल गई। वसु, क्या चाहती हो आज सारा मेल स्टाफ बिना काम करे रह जाए? वरुण की इस बात पर वसुंधरा उसे हैरानी होकर देखने लगी। वसुंधरा ने कहा, मतलब डॉक्टर साहब, हम कुछ समझे नहीं जी, इतनी कयामत लग रही हैं आप, क्या चाहती हैं आप आज? वरुण ने मुस्कुरा के बोला। वसुंधरा ने हल्के से शर्मा के कहा, क्या आप भी? अच्छा जाओ, पहले मिस्टर मल्होत्रा की ड्रेसिंग कराओ, वरुण ने कहा। वसुंधरा बिना कुछ बोले चली गई। ऋषि बैठा अपने केबिन में सुहानी और कुछ लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था हॉस्पिटल को लेकर। उसे देख के लग रहा था कि मैटर काफ़ी सीरियस था। वसुंधरा ने नॉक किया। एस कम इन। ऋषि ने डिस्कशन के बीच में रुक के बोला और वापस डिस्कशन में लग गया। वसुंधरा गेट खोल के फास्ट एड लिए अंदर आई। उसे देख ऋषि की नज़र थम गई उस पर। सर, ड्रेसिंग करनी थी आपकी, वसुंधरा ने नज़रें नीचे करके बोला। हाँ, ऋषि ने खुद को संभाल के बस इतना ही कहा। सुहानी सबको बाहर चलने को बोल के खुद भी उनके साथ बाहर चली गई। वसुंधरा ऋषि की चेयर के पास आई और ऋषि के माथे पर लगी पट्टी को कट कर उसे उतारने लगी। ऋषि उसको गीले बालों से आती खुशबू को महसूस कर रहा था अपनी सांसों में। वसुंधरा ने पट्टी हटा के कॉटन हटाया तो ऋषि को हल्का सा टिस मच गया। सॉरी, वसुंधरा ने बोला तो ऋषि ने उसकी तरफ देखा जिस पे ऋषि के दर्द का असर वसुंधरा के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसने चोट को साफ किया और वापस पट्टी बांध दी। वसुंधरा ने वापस फास्ट एड बॉक्स उठा लिया और जाने लगी तो ऋषि ने उससे कहा, चाय मसाले वाली 1 कप मुझे चाहिए। वसुंधरा मुड़ी और उसकी तरफ देख के बोली, चाय यहाँ मिल नहीं सकती और कैंटीन की चाय आपको पसंद नहीं आएगी। बाकी और कुछ चाहिए तो फ़ोन करके मंगवा लें, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। वसुंधरा ये बोल के चली गई और ऋषि उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वसुंधरा के जाने के बाद सब वापस अंदर आ गए। ऋषि अपने काम में लग गया। करीब 1 घंटे बाद एक पियून आया, हाथ में ट्रे थी। सर, उसने गेट खोल के बोला।
जी आइए, ऋषि ने कहा। वो अंदर आया और ट्रे नीचे रख दिया। ऋषि ने देखा कि चाय था सबके लिए। प्यून ने चाय दिया सबके सामने और ट्रे लेकर चला गया। जैसे ही ऋषि ने सॉसर के साथ कप उठाया तो उसकी खुशबू से मुस्कुरा उठा। उसे पता चल गया था कि चाय वसुंधरा ने बनाया है। उसने कप उठाया तो उसके नीचे एक पेपर था। ऋषि ने सबकी नज़रें बचा के उस पेपर को उठा लिया था और चाय पीने लगा। कुछ घंटों में मीटिंग ख़त्म हुई गई थी। ऋषि ने सबके जाने के बाद उस पेपर को खोला। हर बात पर जिद अच्छी नहीं होती है सर। ऋषि ने पढ़ा तो मुस्कुरा दिया। उसने एक पेपर लिया, मुस्कुराते हुए कुछ लिखा। सुहानी को बुला के उसने वसुंधरा को देने को बोल दिया और वो वापस से फाइलों को देखने लगा। सुहानी गई और वसुंधरा को दे आई पेपर। वसुंधरा ने खोल के देखा तो लिखा था, जिद अगर खूबसूरत हो तो कर लेना चाहिए वसु। ऋषि की बात पढ़ के उसे गुस्सा आया। उसने पेपर उठा के गुस्से में कोट की जेब में डाल लिया और काम में लग गई अपने। 12 दिन तक दोनों के बीच में खट्टी मीठी तकरार चलता रहा। ऋषि को भी इतना काम था कि वो ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल के मेंटेनेंस की चर्चा कर और उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कराने से लेकर कुछ नए इक्विपमेंट के लिए सीनियर डॉक्टरों से डिस्कस करता रहा। वसुंधरा को भी वक्त नहीं था क्योंकि इस बार ठंड की वजह से बहुत मरीज एडमिट हो रहे थे और उन सबको देखने में उसका सारा वक्त चला जाता था। पर कहीं ना कहीं ऋषि के सवाल उसे परेशान कर रहे थे। 13वां दिन था। ऋषि की भी चोट अब ठीक हो गई थी। ऋषि किसी मीटिंग के लिए देहरादून के एक होटल में गया था। आज देहरादून का मौसम बहुत कुछ अलग ही रूख लिया था। रह रहे कि सुबह से हवाएं और बादल थे। वसुंधरा और बाकी सबको सर उठाने की फुर्सत नहीं थी। शाम तक वो काम करती रही। जब वो चिल्ड्रन वार्ड में आई तो वरुण और बाकी सब भी वहीं थे। वसुंधरा ने अंदर आते हुए कहा, ओहो, तो सब यहीं हैं आज? अफसाना ने कहा, हाँ यार, थक गए थे तो सोचा क्यों ना बच्चों के पास आ जाएं, थोड़ा अच्छा लगेगा। वरुण भैया चलो कुछ खेलते हैं ना, एक प्यारी नन्ही सी लड़की ने कहा जो वहाँ एडमिट थी। वरुण ने सोचते हुए कहा, क्या खेलें पर? तभी बादलों ने जोर से आवाज़ की और तेज़ बारिश शुरू हो गई। वरुण ने उठ के सारी खिड़की खोल दी। तो बच्चे कुछ सुनोगे? वरुण ने मुस्कुरा के बोला। तो सारे बच्चे खुश हो गए। वरुण ने गुनगुनाते हुए कोट उतार दिया अपना। बाकी सब भी वहीं बैठ गए। वसुंधरा वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो धीरे से गई और उस नन्ही लड़की के पास उसके बिस्तर पर बैठ गई, उसे गोद में लेके। वरुण ने कहा, पर मेरे साथ आप सब गाओगे तो ही मैं गाने वाला हूँ। तो सारे बच्चे आ गए उसके साथ और उन्होंने गाना शुरू किया बहुत प्यारी सी आवाज़ में। बाहर बारिश और हवा चल रही थी। वादियों को खूबसूरती और बढ़ रही थी। बारिश के पानी में नहा के तभी बच्चों ने गाना शुरू किया। वसुंधरा, संगीता और अफसाना बैठी मुस्कुरा रही थी सब बच्चों को देख के। तभी वरुण ने गाना शुरू किया। तभी सारा स्टाफ आ गया ये मस्ती देखने। त्यागी साहब भी मुस्कुरा रहे थे देख के। रुचि भी आ गई थी और बच्चों के साथ नाचने लगे। बच्चे गए, अफसाना, संगीता और वसुंधरा को ले आए हाथ पकड़ के। वसुंधरा ने साड़ी का पल्लू कमर में टाका और बच्चों के साथ गाने लगी। अफसाना और संगीता भी आ गई। सब उसके साथ डांस करने लगे। ऋषि भी आ गया था। उसने कॉरिडोर की खिड़की से वसुंधरा को देखा जिसके बाल एक तरफ थे सारे और वो कमर से हल्के नीचे आ रहे थे। पल्लू कमर से बंधा था। पर वसुंधरा को वरुण के साथ देख ऋषि को गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठी कस के बंद कर ली और वहाँ से बाहर चला गया सीधे। वसुंधरा और सब आज बहुत खुश थे। अफसाना, संगीता और वसुंधरा ने सभी बच्चों को बिस्तर पर भेज दिया और कुछ नाइट शिफ्ट की नर्सेस को छोड़ के वो सब बाहर आ गए खुश होते हुए। यार घर कैसे चलें, बारिश हो रही है, संगीता और रुचि ने कहा। मैं छोड़ दूंगी, आ जाओ मेरे साथ मेरी गाड़ी में, अफसाना ने कहा। मैं तो निकल रहा हूँ मेरी जान, इंतज़ार कर रही है पकोड़े और चाय के साथ, बाय सबको। इतना बोल के वरुण भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास आ गया और बैठ के सबको हाथ से बाय का इशारा कर मुस्कुरा के चला गया। संगीता और रुचि अफसाना के साथ निकल गई। वसुंधरा भी मुस्कुराते हुए अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ी। तभी ऋषि उसका हाथ पकड़ के गाड़ी के पास लाया और अंदर बैठा दिया गुस्से से। वसुंधरा कुछ समझ नहीं रही थी। ये क्या बदतमीजी है सर, वसुंधरा ने बोला और दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगी। पर ऋषि ड्राइविंग सीट पर आकर वापस उसे अंदर कर दरवाज़ा लॉक कर देता है और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी फुल स्पीड में चला दिया। वसुंधरा घबराई हुई सी बैठी थी। गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही थी कि वसुंधरा डर गई थी। उसने डरते हुए कहा, सर गाड़ी रोकिए, कुछ हो जाएगा, प्लीज़ रोकिए गाड़ी। डर और घबराहट से उसके आंखों से आंसू गिरने लगे थे।
ऋषि इससे बेखबर बस गुस्से में गाड़ी चलाया जा रहा था। सामने से आता हुआ ट्रक जब लड़ते लड़ते बचा तो वसुंधरा के मुंह से चीख निकल गई। वसुंधरा ने घबरा के रोते हुए कहा, सर प्लीज़ स्टॉप द कार प्लीज़। गाड़ी एक पहाड़ी पर चढ़ती जा रही थी। ऊपर पहुंच के ऋषि ने घुमा के गाड़ी रोकी तो वसुंधरा ने डर के अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। वो एक सुनसान जगह थी, दूर तक फैली खाली ज़मीन जिसकी मिट्टी अभी गीली थी बारिश की वजह से। बारिश हल्की हो गई थी, बस रह रह के बूंदें बरस रही थी, पर हवाएं चल रही थी बहुत तेज। ऋषि बाहर आया और गुस्से में कोट निकाल के गाड़ी में फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। गुस्सा इतना कि उसका पूरा मुंह लाल था। उसने शर्ट की बाजू खोल के फोल्ड की और टाई की नॉट को ढीला किया। वसुंधरा की तरफ गया और उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाला। वसुंधरा का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। ऋषि का ये रूप उसने पहली बार देखा था। ऋषि ने चिल्ला के गाड़ी पर हाथ मारते हुए कहा, क्यों वसु क्यों? वसुंधरा उसके ऐसे बर्ताव से डर गई और ज़्यादा। ऋषि ने उसके चेहरे की तरफ देख के कहा, नहीं पसंद है मुझे आपका किसी और के करीब जाना, नहीं बर्दाश्त होता है मुझे। वसुंधरा अभी भी रोए जा रही थी। ऋषि वसुंधरा को कमर से पकड़ के पास लाया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया। धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथ में लिया और करीब लाता है, इतना कि उसकी सांसों को वसुंधरा अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वसुंधरा की नज़रों में डर था ऋषि के ऐसे करीब आने से। उसने ऋषि को दूर धक्का देने लगी, पर ऋषि ने उसे और कस के पकड़ लिया और उसके हाथों को पीछे कस के लगाते हुए बोला, मैं करीब आता हूँ तो बुरा लगता है आपको, मेरा छूना इतना गंदा लगता है, मेरे छूने से मैला हो जाएगा ये तन आपका। क्यों मेरे पास आने पर छटपटा जाती है दूर जाने के लिए? ये कहते हुए ऋषि ने उसके चेहरे को अपने एक हाथ में ले लिया था। बारिश बहुत तेज होने लगी थी। दोनों ही उस बारिश में भीग रहे थे। वसुंधरा उसकी तरफ देख रही थी। ऋषि ने उसे छोड़ के दूर होते हुए कहा, बहुत हो गया, कल आप मेरे साथ वापस चल रही हैं। हरिद्वार में बहुत रह लिया आप, यहाँ पर बहुत दोस्त भी बना लिया आपने। वसुंधरा उसे हैरानी से देख रही थी। वसुंधरा बरसात में भीगती हुई खड़ी थी। अंदर बैठे वापस चलना है। ऋषि ने चेहरे पर बालों के पानी को पोंछते हुए कहा, पर बारिश से वो भीग गए वापस। वसुंधरा ने डरते हुए कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हरिद्वार वापस नहीं आ रही हूँ, कभी नहीं। ऋषि गुस्से से उसके पास आया और उसे बाजुओं से पकड़ के अपने पास लाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आप कल 12 बजे मेरे पास खुद चल के आएंगी और बोलेंगी कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वादा करता हूँ मैं आपसे, और आप कल रात को आप वापस की वहाँ होंगी जहाँ आपको होना चाहिए। वसुंधरा ने उसकी आंखों में देख के कहा, क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ये सब? क्यों चाहते हैं आप कि मैं वापस आऊँ? क्यों मुझे मेरे हाल पर छोड़ नहीं देते आप? ऋषि ने उसकी आंखों में झांक के बोला, वसुंधरा जी, हम किसी के सवालों का जवाब नहीं देते, क्योंकि मुझे जवाब देने की नहीं, जवाब सुनने की आदत है। उसने वसुंधरा को छोड़ा और अपनी कोट गाड़ी से निकाल के उसे पहना दी। इस वक्त वो ठंड से काँप रही थी। ऋषि ने उसे गोद में उठाया और वापस गाड़ी में बैठा दिया और खुद गाड़ी में बैठ के ड्राइव करने लगा। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। कुछ देर में ऋषि पीछे के रास्ते से गाड़ी को क्वार्टर के सामने लाकर रोका। वसुंधरा बिना बोले उतर के चली गई अंदर। ऋषि भी गाड़ी मोड़ के वापस अपने पर्सनल क्वार्टर की तरफ चल दिया। वसुंधरा अंदर आई, कुछ देर ऐसे ही रोती रही, फिर उठ के गई, चेंज किया और दवा लेके लेट गई। भीगने से वो बीमार हो गई थी। ना जाने कब दवा के असर से उसे नींद आ गई। ऋषि अपने क्वार्टर पहुंचा तो अमन उसी का वेट कर रहा था। सर कहाँ थे आप, और ये भीग कैसे गए? अमन ने उससे पूछा। अमन, मैं कमरे में जा रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और कल हम वापस हरिद्वार जा रहे हैं। ऋषि ये बोल के अपने कमरे में चला गया। अमन उसे देखता रहा जाते हुए कमरे में। ऋषि आया और वॉशरूम में चला गया। उसने बिना कपड़े उतारे शावर चालू किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। कुछ देर ऐसे ही आंखों को बंद किए खड़ा था। वो फिर उसने शावर बंद किया और चेंज करके आ गया बाहर। बिस्तर पर लेटे हुए वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वसुंधरा अपने कमरे में सो रही थी, पर दूसरी तरफ ऋषि की आंखों में नींद की जगह गुस्सा था, सिर्फ गुस्सा। वो रात के गुजरने का इंतजार कर रहा था और इस इंतजार और गुस्से में एक वक्त के लिए उसको भी आंख लग गई। सुबह का वक्त, ऋषि का क्वार्टर। ऋषि के अलार्म की आवाज़ से आंख खुली। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो उठा और नहा के रेडी हुआ। नाश्ता कर उसने सुहानी से दवा मांगी और खाई और आके गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी कुछ देर में हॉस्पिटल आके रुकी। ऋषि बाहर आया और अपने केबिन की तरफ चला गया।
उसने सुहानी से एक पेपर बनाने को कहा। ऋषि ने उसे डिक्टेट किया और सुहानी जाके उसे टाइप कर लाई। ऋषि ने अपने साइन किए और त्यागी जी के पास भेज दिया। ऋषि बैठा सबके आने का वेट कर रहा था। उसने सर चेयर से लगाया और अपने पीछे खुली खिड़की की तरफ मुंह करके आंख बंद कर ली। धीरे धीरे सारा डे शिफ्ट का स्टाफ आया। वसुंधरा अभी नहीं आई थी। ऋषि उसी का वेट कर रहा था। 10 बजने को आया था पर वसुंधरा अभी तक हॉस्पिटल नहीं आई थी। अफसाना ने उसे फ़ोन किया तो दूसरी तरफ फ़ोन उठा। बसु आई नहीं अभी तक, क्या हुआ, ठीक तो है ना आप? अफसाना ने पूछा। वसुंधरा ने बैग लेते हुए कहा, हाँ अफसाना ठीक है, बस आ रहे हैं, वो आँख लग गई थी हमारी, बस रेडी हो गए हैं, निकल रहे हैं। ओके आ जाओ। अफसाना ने कह के फ़ोन रख दिया। वसुंधरा भी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आई। उसको देख के लग रहा था कि उसकी तबीयत अभी भी ख़राब है। उसने जैसे साइन किया, एक पियोन आके बोला, मैडम डॉक्टर त्यागी आपको बुला रहे हैं। पियोन ये बोल के चला गया। वसुंधरा त्यागी जी की केबिन की तरफ चली गई। वसुंधरा ने गेट खोल के बोला, मैं आई कम इन सर? त्यागी जी थोड़ा मायूस होकर बोले, हाँ बसु आओ। वसुंधरा अंदर आई और सामने रखे चेयर पर बैठ गई। बसु तुम्हारा ट्रांसफ़र किया जा रहा है हरिद्वार। आप ऋषि जी के साथ उनकी पर्सनल केयर टेकर की तरह जा रही हैं। त्यागी जी ने उसके सामने एक लिफाफा दिया। वसुंधरा ने वो लिफाफा खोला और उसमें रखा पेपर निकाल के पढ़ा। उसे गुस्सा आ रहा था। तो आप जाने की तैयारी करो, 12 बजे सर के साथ निकलना है आपको, त्यागी जी ने कहा। वसुंधरा उठ के चली गई। उसने अपने कदम सीधे ऋषि की केबिन की तरफ बढ़ा दिया। क्या है ये सर? मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, समझे आप? कहीं नहीं जा रही हूँ मैं आपके साथ। वसुंधरा ने सीधा अंदर घुसते हुए तेज से कहा। ऋषि का मुंह खिड़की की तरफ था। वसुंधरा ये बोल के पेपर फाड़ के उसके ऑफिस में फेंक देती है और जाने लगती है। वसुंधरा जी, उसे फाड़ के कुछ नहीं होगा, वैसे एक और है। ऋषि चेयर से उठा, हाथ में लिफाफा लेके दिखाया उसकी तरफ मुड़ के। आपने एक लेटर फाड़ा है, दूसरा रेडी है, बिल्कुल वैसा ही, चाहे तो पढ़ सकती हैं। ये कहते हुए ऋषि ने उसके पास आते हुए दिया। वसुंधरा ने बिना देखे गुस्से में उसे फाड़ते हुए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, समझे आप? देखिए मिस कश्यप, अब आप नहीं चली तो किसी को तो जाना होगा, शायद अफसाना को, शायद रुचि को, शायद संगीता, शायद वरुण, और अगर ये सब गए तो उनकी फैमिली को कौन देखेगा, क्योंकि वो तो अकेले हैं ना। ऋषि ने उससे टेबल से टिक के खड़े होते हुए कहा। वसुंधरा ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखकर कहा, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं? आप ऐसा कर सकते हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। ऋषि ने वैसे ही खड़े हुए कहा, वक्त कम है वसुंधरा जी, जल्दी फैसला करें कि मैं इन सब में से किसी को बोल सकूं। बाकी बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और मैं कैसा हूं उसका फैसला आप कर सकती हैं आराम से बैठ के, पर इस फैसले के बाद मैं चलने को तैयार हूं, वसुंधरा ने गुस्से में कहा। ऋषि ने अपनी रिस्ट वॉच को देख के बोला, जल्दी करें, यहाँ से निकलना है मुझे। वसुंधरा चली गई। वसुंधरा वहाँ से निकल के सीधा अपने क्वार्टर की तरफ चल दी। अंदर आई और खुद की मजबूरी पर रो पड़ी। कुछ देर बाद आंसू पोंछ के उठी वो और अपना सामान रखने लगी। सारा सामान पैक कर वो बैठ गई बिस्तर पर। कश्यप जी ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, बसु जा रही हो? वसुंधरा ने सर उठा के देखा तो कश्यप जी थी और उन्हें पकड़कर रोक दी। वो कश्यप जी को पकड़ के वसुंधरा बोल रही थी, क्यों मैम, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, क्यों नहीं मुझे छोड़ देते हैं? कश्यप जी ने उसके बगल में बैठ के उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बसु शांत हो जाओ। बसु ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं और चले जाते हैं, कोई ऐसा भी होता है जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। ऋषि बुरा नहीं है बसु, बस हालात ने उसे ऐसा बना दिया है। बहुत कुछ देखा है उस लड़के ने बसु, वो आज जैसा तुम्हें दिख रहा है वो तो एक बदला हुआ ऋषि है, जिसने अपनी भाभी को विधवा होते देखा है, जिसने अपने भाई की लाश को चौराहे पर पड़े देखा है, जिसने ईशान को अनाथ होते देखा है जन्म से पहले। वसुंधरा, ऋषि इस वक्त तुमसे नहीं लड़ रहा है, वो खुद से लड़ रहा है, इसलिए अपने गुस्से को वो तुम पर उतार रहा है। तुम बस शांत रहो वसु, कभी कभी खामोशी बहुत बड़ा हथियार होती है। तुम्हारा तो नाम ही है वसुंधरा, जिसमें बहुत ताकत होती है और धैर्य होता है। अगर उससे लड़ना है तो मत लड़ो उससे, क्योंकि यही उसकी हार है। और कुछ ऐसा भी है वसु जिससे आप दोनों ही अभी अनजान हो। वक्त आप दोनों को शायद वो भी बता दे। चलो अब शांत हो जाओ। कश्यप जी की बातों से वसुंधरा शांत थी। उसने अपना चेहरा धुला और कश्यप जी की दी हुई डेकोरेशन वाली लालटेन को बहुत प्यार से बैग में रख लिया। उनसे अलविदा ले वो स्टाफ से मिलने आई।
सब उसी का वेट कर रहे थे। सॉरी, ऐसे जाना पड़ रहा है और वादा आप सबसे, जब भी वक्त मिलेगा मैं मिलने आती रहूँगी। वसुंधरा ने बैग रख के बोला। अफसाना ने उसे गले लगा लिया। संगीता उसके लिए प्यारा सा गिफ्ट लाई थी। रुचि ने उसे बहुत प्यारा सा फ्लावर वाला स्कार्फ दिया था। वरुण ने उससे बात नहीं की, वो मुंह फेर के खड़ा था। इतने दिनों में वरुण और वसुंधरा में एक बहुत अच्छे दोस्त का रिश्ता बन गया था। वरुण जी, वसुंधरा ने कहा तो वरुण ने उसे गले लगा लिया। अब मुझे लंच में अच्छा खाना कौन खिलाएगा? वरुण ने बोला तो सब हंस दिए। वसुंधरा उससे दूर हुई और उसके बाजू पर मारा। अरे सच बोल रहा हूँ, वरुण ने कहा। सबने वसुंधरा को अलविदा बोला। वसुंधरा बाहर आई तो देखा ऋषि गाड़ी में बैठा था। सुहानी ने उसका बैग लिया और पीछे वाली गाड़ी में रख दिया। वो भी पीछे वाली गाड़ी की तरफ बढ़ी तो सुहानी ने बोला, मैम आपको सर की गाड़ी में आना है। सुहानी की बात सुन के वसुंधरा ने बिना किसी बहस के जाके ऋषि की गाड़ी में उसके साथ बैठ गई, क्योंकि आगे अमन बैठा था। वसुंधरा फिर चल दी एक बार वापिस हरिद्वार। पर शायद इस बार हमेशा के लिए वसुंधरा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने गाड़ी की विंडो से सर लगा दिया और कुछ देर में उसकी आंख लग गई। ऋषि उसे सोते हुए देख रहा था। शाम का वक्त, वसुंधरा अभी तक सो रही है। ऋषि अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सर कुछ देर यहाँ रुक जाएं, अमन ने बोला। ऋषि ने लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, हाँ ठीक है। गाड़ी एक ढाबे पर रुकी। चारों तरफ बहुत अच्छा नज़ारा था। ऋषि ने देखा वसुंधरा अभी भी सो रही थी। वसुंधरा उठी। ऋषि ने बिना छुए उसे बोला, पर वसुंधरा नहीं उठी। बाहर खड़ी सुहानी से ऋषि ने कहा, सुहानी उठाओ इन्हें। मैम उठें, कुछ खा लें। सुहानी ने बोला तो वसुंधरा कसमसा के उठी। आपको तो बुखार है मैम। सुहानी के मुंह से ये सुनते ही ऋषि ने उसके सर पर जल्दी से हाथ लगा के देखा। वसुंधरा का माथा बहुत गर्म था। वसुंधरा ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ सर। सुहानी जी, आप मेरे लिए एक बिस्किट का पैकेट ले आएंगी प्लीज़? वसुंधरा ने कहा तो सुहानी चली गई। वसुंधरा धीरे से दरवाज़ा खोल गाड़ी का और बाहर उतरने लगी। कहाँ जा रही हो? ऋषि ने पूछा। बैठे बैठे उबन हो गई है, मैं कुछ देर बाहर खड़ी होना चाह रही हूँ। रुको, ऋषि ने कहा और गाड़ी से उतर के वसुंधरा की तरफ आया। उसका हाथ पकड़ उसे सहारा देके बाहर लाया और वहाँ रखी एक खाट पर बैठा दिया और अमन को बुला के खाने की प्लेट मंगाई। अमन सुन के चला गया। सुहानी ने लाके बिस्किट का पैकेट दिया तो ऋषि ने उसे लेके साइड में रख लिया। अमन खाना लेके आया और दे के चला गया। सुहानी भी चली गई। ऋषि हाथ में प्लेट लिए बैठा था। लो खाओ इसे, ऋषि ने उसकी तरफ प्लेट करते हुए बोला। वसुंधरा ने नाम में सिर हिला दिया। ऋषि ने एक निवाला तोड़ के उसकी तरफ बढ़ा दिया तो वसुंधरा ने मुंह फेर लिया। ऋषि ने निवाला उसके मुंह की तरफ कर दिया। उसने फिर मुंह फेर लिया। तभी वहाँ बैठी एक औरत ने बोला, जो बगल की खाट पर बैठ के खा रही थी, खा ले लड़की, तेरा पति ऐसा है जो तेरे गुस्सा होने पर मना रहा है और खिला रहा है, वरना कौन इतना प्यार दिखाता है। इतने साल हो गए शादी को, पर आज तक खुद हाथ से खा रही हूँ। पर देख तेरा पति, तू गुस्सा है फिर भी बेचारा लगा ही है मनाने में, खिलाने के तुझे। ये मेरे, इतना ही बोल पाई थी वसुंधरा कि ऋषि ने उसके मुंह में निवाला डाल दिया। वसुंधरा उसकी तरफ आंखें बड़ी करके देखने लगी। वो औरत भी हंसी। वसुंधरा ने फिर कुछ नहीं बोला और चुपचाप खाने लगी। तभी बंजारों की एक टोली गाने लगी। सब उनकी तरफ देखने लगे। वसुंधरा और ऋषि भी उनकी तरफ देखने लगे। ऋषि वसुंधरा को खाना खिला रहा था और वसुंधरा सर झुका के खा रही थी। खाना खिला के ऋषि ने उसे पानी पिलाया और उसे दवा दे दिया। वो दोनों शांत बैठे थे और उन बंजारों को गाता देख रहे थे। ऋषि उठ के गाड़ी के पास आ गया। ऋषि गाड़ी से पीठ लगाए खड़ा था। हवाएं तेज हो गई थी। अचानक से ऋषि के दिल में क्या आया कि वो वसुंधरा की तरफ बढ़ गया। उसे देख वसुंधरा घबरा के उठ गई। ऐसा लग रहा था उस वक्त जैसे वहाँ कोई नहीं था। वसुंधरा के बाल हवा से पीछे की तरफ उड़ रहे थे। ऋषि बहुत गौर से देख रहा था उसके चेहरे को। उसने धीरे से वसुंधरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और अपने सीने से लगा लिया। तभी वो चौंक गया क्योंकि अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसने देखा वो वहीं गाड़ी के पास खड़ा था। वो सोच रहा था, वो सिर्फ उसका ख्याल था। अब वसुंधरा ठीक थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, प्यारी सी। ऋषि खड़ा होके अमन जो चाय लेकर आया था वो पी रहा था, गाड़ी से पीठ टिका के। वसुंधरा और ऋषि दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी हरिद्वार के रास्ते पर फिर चल पड़ी। वसुंधरा खुद को शॉल में सिकोड़े हुए बैठी थी। ऋषि उसे बीच बीच में देख लेता था। कुछ देर बाद गाड़ी वसुंधरा के उसी घर के सामने रुकी जहाँ से वो एक दिन चली गई थी। वसुंधरा बिना बोले नीचे उतर गई।
सुहानी ने उसे लाके बैग दिया और एक चाबी। वसुंधरा समझ गई कि वो घर की चाबी है। वसुंधरा बैग लेकर बिना ऋषि की तरफ देखे चली गई। जब तक वो अंदर नहीं गई तब तक सारी गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी रहीं। फिर उसके जाते ही सारी गाड़ियाँ भी चली गई। ऋषि के दिल में कुछ सुकून था, पर वो अभी भी कसब जी की बात को झुठला रहा था। वसुंधरा अंदर आई, देखा सब वैसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस घर को रोज़ साफ करता था, क्योंकि घर एकदम साफ लग रहा था। वसुंधरा अपने कमरे में चली आई। वो आके लेट गई बिस्तर पर। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। देखा तो रचना का है। उसने मैसेज पढ़ा तो खुश हो गई। रचना की प्लेसमेंट शिमला की किसी कंपनी में हुई थी और वो हरिद्वार आके उससे मिल के जाने वाली थी। वसुंधरा खुश थी। रात काफ़ी हो गई तो उसने फ़ोन नहीं किया उसे और खुद भी सो गई। पर ऋषि के दिमाग में बस वसुंधरा चल रही थी। कसब जी की बातें रह रह के उसके दिमाग को परेशान कर रही थी। वो हर लम्हा जो उसने वसुंधरा के साथ बिताया वो रह रह के उसकी आंखों के सामने आ रहा था। रह रह के उसे हर चीज़ का एहसास हो रहा था। वसुंधरा की सांसों का एहसास हो रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने गाड़ी रुकवा दी और बाहर निकल गया। खाली सड़क पर वो परेशान सा खड़ा था। क्या होगा इस परेशान का हल कि ऋषि खुद के दिल की बात अब समझेगा? क्या ऋषि को वसुंधरा से मोहब्बत का एहसास हो गया है? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।